नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। यहां से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे पहले शिवसेना और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। वहीं इस निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला महाविकास अघाड़ी के उद्धव गुट के नेता और इस सीट से मौजूदा सांसद विनायक राउत से होगा। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, जिस पर आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। वहीं बीजेपी सांसद की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने फिलहाल कैसरगंज सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है और फैसला आने पर वह इस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। दिल्ली में 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे मेयर का चुनाव होना है। इस चुनाव में दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्य, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक हिस्सा लेंगे और इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मेयर पद के लिए करोल बाग के देवनगर वार्ड 84 से पार्षद महेश कुमार खांची और डिप्टी मेयर पद के लिए विंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेता गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि हर वित्त वर्ष के पहले महीने में होने वाली सदन की पहली आम सभा की बैठक में मेयर का चुनाव होता है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने जीत हासिल की थी और उनका 31 मार्च 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया। चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी करना बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को भारी पड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग ने केसीआर को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई उनकी कथित अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में चुनाव आयोग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि आयोग को बीते 6 अप्रैल को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन से एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि केसीआर ने उनके खिलाफ कुछ अभद्र, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। अविनाश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने केसीआर को साल 2019 और साल 2023 के चुनावों सहित पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। आगे कहा गया कि तय समय सीमा के भीतर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और चुनाव आयोग आपसे कोई और संदर्भ लिए बिना मामले में उचित कार्रवाई या निर्णय लेगा। केरल में एक चुनावी सभा में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विश्वास जताया कि पूरे भारत में कांग्रेस इस बार भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन इस बार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दक्षिणी राज्यों और यहां तक कि हिंदी पट्टी में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान जब उनसे हिंदी पट्टी में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उत्तरी राज्यों में प्रदर्शन कहीं बेहतर होगा। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि हिंदी पट्टी में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। दिन ब दिन स्थिति बदल रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश बदल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गुरुवार को कूच बिहार जाने वाले थे, जहां कल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने उनके कूच बिहार के दौरे पर रोक लगा दी। मतदान वाले दिन राज्यपाल का इसी क्षेत्र में रहने का कार्यक्रम था और वह मतदान खत्म होने के बाद कोलकाता लौटने वाले थे। हालांकि कल बुधवार को चुनाव आयोग ने उनकी प्रस्तावित यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के दौरे से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने पिछले चुनाव यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 संबंधी हिंसा के रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद वोटिंग वाले दिन यहां रुकने का फैसला किया था। राज्यपाल ने कहा था कि वह पहले चरण से ही मैदान में रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं सुबह 6 बजे सड़कों पर उतरूंगा, मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। पिछले बार चुनावों में हुई हिंसा की अब अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले एनडीए के सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने उनसे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए कहा है।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। भाजपा सूत्रों ने 2 पत्रों को साझा किया है। इनमें से एक पत्र भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष और कोयम्बटूर सीट से उम्मीदवार के अन्नामलाई को अंग्रेजी में लिखा गया है और दूसरा पत्र हिंदी में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी को लिखा गया है, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में हमारे मिशन के लिए यह चुनाव निर्णायक होगा। पूरे भारत में परिवार, खासकर वरिष्ठ सदस्य, कांग्रेस के शासन के 5-6 दशकों के दौरान जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं वह उन्हें याद होगा। यह चुनाव हमारे वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का एक अवसर है। भाजपा को मिलने वाला प्रत्येक वोट एक स्थिर सरकार बनाने की दिशा में जाएगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारी यात्रा को गति प्रदान करेगा। कांग्रेस का हाथ छोड़ अपनी नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने कहा था कि वे अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब पार्टी ने इस सीट से मोहम्मद सलीम पारे को उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद सलीम पारे ने पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट से नामांकन के लिए 2-3 दिन ही बचे थे। दक्षिण कश्मीर के नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ बैठक की। इस बैठक में मेरा नाम आगे आया। मैं नेतृत्व का गुलाम नबी आज़ाद जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इस सीट पर गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम आया था। मैं चाहता था कि वो यहाँ से लड़ें, लेकिन यहाँ के लोग और हमारे कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद को एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे संसदीय चुनाव खत्म होते ही यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पार्टी ने ये फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यानी कल बुधवार को मणिपुर के बीजेपी नेता ई द्विजमणि सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीजेपी की मणिपुर इकाई ने एक बयान में कहा कि द्विजमणि सिंह को पार्टी के नियमों के उल्लंघन के लिए निष्कासित किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सिंह कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब एक बार फिर बीजेपी से निकाले जाने के तुरंत बाद ही सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। चुनाव से पहले देश में संविधान खत्म करने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के कई नेता संविधान खत्म करने को लेकर बयान दे चुके हैं, तो वहीं विपक्ष उनके बयानों पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये हम नहीं होने देंगे। सारण में अपनी बेटी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। लालू यादव ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश हो रही है और हम ये हरगिज होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान ना होता तो हमें आरक्षण नहीं मिलता। इसी संविधान में लोकतंत्र की जो व्याख्या है वो नहीं होती। हम सबको आज संकल्प लेना है कि बाबा के संविधान को किसी कीमत पर खत्म होने नहीं देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।